Hello दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल ड्यूरिंग लॉकडाउन गाइस. टुडे वी आर गोइंग टू इंटरव्यू विद डॉक्टर आलोक. ही इज टॉप स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर रिस्टोरेशन सर्जन एमडी एम्स दिल्ली. तो गाइस आज हम डॉक्टर से डिस्कस करने वाले हैं कि हेयर लॉस क्यों होता है, क्या ये ट्रीटेबल है कि नहीं है, और अगर आप हेयर लॉस होता है और हम अगर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसमें प्रिकॉशंस वगैरह हमें क्या लेने पड़ते हैं और इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं. तो गाइस इंटरव्यू पे आप बने रहिएगा, हम डॉक्टर को इन्वाइट करते हैं. तो जनरली लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो उनका मेन क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेयर लॉस. ओके तो बेसिकली हेयर लॉस ये जो होता है कभी कभी होता है कि दो तरह का होता है हेयर लॉस. एक हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस और एक होता है एक्चुअल में जिन लोग हेयर लॉस होता है. कि हेयर लॉस होना बिल्कुल नॉर्मल है. अगर हम हमारे स्कैल्प को हेयर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये साइकिल में होते हैं. ठीक है. तो अगर हम पूरा देखते हैं तो उसमें 3 स्टेज होता है. एक ग्रोथ फेज होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनाजन, और एक होता है रेस्टिंग फेज जिसको हम बोलते हैं कैटेजन, और एक होता है शेडिंग फेज टिलोजन. तो अगर हम 100 हेयर्स की बात करें तो 1% हेयर जो होते हैं 100% हेयर में से 1% हेयर जो होते हैं शेडिंग फेज में होते हैं. ठीक है. तो कोई हेल्दी अडल्ट है उसका नॉर्मल हेयर है डेंसिटी है तो 50 to 60 हेयर फॉल पर डे ये बिल्कुल नॉर्मल होता है. अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हेयर लॉस जो है बियॉन्ड दिस लिमिट है. अगर आपको ऐसे हो रहा है कि जब आप शैम्पू कर रहे हैं, आपके कंघी कर रहे हैं, बहुत सारे एकदम से बाल निकल रहे हैं, आप जो स्कैल्प है जो ये जो हेयर है, हेयर के नीचे जो स्किन है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं, अगर आपके स्कैल्प विजिबल हो रहा है. तीसरा होता है कि जो हेयर लाइन बोलते हैं जिसको बोलते हैं फ्रंट, ये बोलते हैं टेम्पल, अगर ये फ्रंटो टेम्पोरल एंगल अगर आपके पीछे तक जा रहा है तो ये कुछ साइन होते हैं आपको हेयर लॉस का. तो इस तरह कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. फिर हम आते हैं कि कॉजेस क्या होता है हेयर लॉस के. तो मेल में जो हेयर फॉल के जो कॉज होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन जो होता है उसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस और जेनेटिक एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस. एंड्रोजेनेटिक मीन्स हार्मोन. बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन होता है जिसको हम मेल हार्मोन बोलते हैं. ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बॉडी में एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम डीएसटी और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. ठीक है. और दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक. जेनेटिक मीन्स अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है बॉल्डनेस की, जैसे फादर को है, ग्रैंडफादर को है, ये बेसिकली मेल के थ्रू चलता है. ठीक है. तो जेनेटिक एंड मेल हार्मोन दैट इज द डीएसटी, ये दोनों फैक्टर होता है मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस इन मेल. तो ये डीएसटी क्या करता है, जो जेनेटिकली सेंसिटिव है, जिन लोग को बॉल्डनेस की टेंडेंसी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ये आपके हेयर को एक नेगेटिव सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से क्या होता है हेयर पहले जैसे थिक ब्लैक हेयर है वो धीरे धीरे पतले हो जाते हैं, उनके ग्रोथ स्लो हो जाते हैं. फिर धीरे धीरे एक स्टेज आता है कि फिर एकदम से जड़ से खत्म हो जाते हैं, फिर गंजापन या फिर बॉल्डनेस हो जाता है जहाँ पे हमारा स्किन जो है बिल्कुल विजिबल हो जाता है. तो इनिशियल फेज में जो हेयर फॉल होता है तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे हेयर लॉस होंगे. पहले जैसे ग्रोथ था वो कम हो जाएंगे. जैसे मान लो आपको पहले स्टार्टिंग में हर महीने हेयर कटिंग करना पड़ता था, वो फिर धीरे धीरे 2 महीने में, 2.5 महीने में हो जाता है. तीसरा होता है कि जैसे हेयर पहले जैसे आपको हेवी था, ब्लैक था, वो वाले हो जाती है कि जैसे आपके बाल पतले हो गए, थोड़ा ब्राउनिश टिंज हो गए. तो ये सब अर्ली स्टेज है. तो बेसिकली हार्मोन एंड जेनेटिक ये मेजर कॉज होता है हेयर लॉस का जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. और इसको मेल पैटर्न हेयर लॉस क्यों बोलते हैं, एक पैटर्न में शुरू होता है. शुरुआत में क्या होगा, ये फ्रंट है और ये टेम्पल है, ये जो एंगल है ये धीरे धीरे पीछे जाता है, फिर यहाँ पे थिनिंग होना शुरू हो जाता है. सेम इसी टाइम पे फिर कुछ कुछ लोगों को क्या होता है पीछे का जो एरिया होता है जिसको हम क्राउन एरिया बोलते हैं, वहां पे भी थिनिंग होना शुरू हो जाता है. तो फिर सामने से थिनिंग होगा, आगे पीछे से थिनिंग होगा, फिर धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते हैं, फिर ये फ्रंट से पीछे तक एरिया फिर बॉल्डनेस हो जाता है. ठीक है. टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद में वो जो स्किन है हाँ, वो धीरे बिल्कुल. धीरे थिनिंग हो जाता है और डिपेंड करता है कि आप कितना, आपको कितना अग्रेसिव बॉल्डनेस है. मान लो किसी को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उसको कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल के अंदर जो होता है फ्रंट से पीछे तक हो जाता है. जो हम बॉल्डनेस होता है हम ग्रेडिंग करते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक. ठीक है. तो जिन लोगों का अग्रेसिव बॉल्डनेस होता है तो काफी जल्दी फिर ग्रेड 6 ग्रेड 7 जिसको एडवांस ग्रेड बॉल्डनेस होता है उसमें हो जाता है.
कभी कभी ऐसे होता है कि ये बॉल्डनेस जो प्रोसेस होता है स्लो चलता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, किसी को फास्ट प्रोग्रेशन होता है बॉल्डनेस, किसी को स्लो प्रोग्रेशन होता है। इसके अलावा और कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेयर जो है उसके लिए कुछ एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, बिजी लाइफ शेड्यूल है, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, डिनर स्किप कर रहे हैं, या फिर आप वेट लॉस करने के लिए क्रॉस डाइटिंग कर रहे हैं, तो फिर बॉडी में क्या होता है, फिर आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। तो जब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर जो होता है उनका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो फिर एक कंट्रीब्यूट करता है। और इनफैक्ट ऐसे भी होता है कि मान लो किसी को जो पैटर्न हेयर लॉस या गंजापन, मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, ऐसे अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो ये क्या होता है, फिर इस प्रोसेस को एग्रेवेट कर देता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है प्रोसेस, तो जल्दी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। उसके साथ स्ट्रेस एक बहुत कॉमन कॉज होता है हेयर फॉल का। हेयर फॉल होने की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस हेयर फॉल को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दोनों चीज इंटर रिलेटेड है। मान लो आपको कोई एक्यूट इलनेस हो गया, तेज बुखार हो गया, डेंगू, टाइफाइड ऐसे कुछ हो गया, जैसे अभी आजकल कोविड भी हो रहा है। कोविड एक मतलब उस टाइम भी हाई ग्रेड फीवर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, फिर जैसे आपको एक्यूट फीब्राइल एपिसोड हो गया, उसका 2-3 महीने के बाद फिर एकदम से आपको हेयर फॉल होता है। बट इस तरह का जो हेयर फॉल है ज्यादातर क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, कंप्लीटली रिकवरी हो जाता है। मान लो आपको कोई मेडिकेशंस चल रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपके स्कैल्प हेल्दी नहीं है, कुछ डिजीज है, जैसे हम बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस और कुछ मेडिकल कंडीशंस है, तो अगर उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आजकल क्या है, बहुत सारे लोग जिमिंग एक्टिविटी करते हैं। तो जिम करने से पहले कुछ होता है प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, और काफी सारे लोग जो होते हैं प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं। तो जब अगर इस प्रोटीन पाउडर ये वगैरह जब होता है, उसमें अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो कभी आज के टाइम में अडल्ट्रेशन बहुत काफी कॉमन है, उसमें स्टीरॉयड मिक्स होके आता है। तो उसमें क्या होता है, लोगों का मसल बल्क ये सब बनने में हेल्प करता है, स्टेमिना ज़्यादा होता है, बट जो स्टीरॉयड है वो उसमें फिर आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होता है। तो उसमें एक साइड इफेक्ट होता है कि हेयर लॉस, ठीक है। तो मेल हेयर लॉस में हार्मोन और उसके साथ और कुछ एसेसरी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे जो, वो भी आपको हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपको हेयर फॉल की इश्यू है तो आपको डेफिनेटली जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको जाके कंसल्ट करना चाहिए। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बिफोर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू ऑल दिस थिंग्स, तो आप कोई भी महंगा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में करने से पहले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो आपके स्कैल्प को इवेलुएट करेंगे, कौन सा ग्रेड है, आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका इन्वॉल्वमेंट एक्सटेंड क्या है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। और मेडिकेशंस लेने के बाद फिर आपको डेफिनेटली हेयर फॉल जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स हैं वो भी आपको डॉक्टर सब सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर्स की एडवाइस आप अच्छे से फॉलो करोगे, मेडिसिन लेते रहोगे, डाइट सही से करोगे, फिर ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इज इट ट्रीटेबल? डेफिनेटली देखो, मेडिकल टर्म में हम दो तरह का टर्म यूज करते हैं, वन इज ट्रीटेबल और कंट्रोल, और एक दूसरी चीज होता है क्योर। मान लो आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया, आपको कुछ बुखार हो गया, हमने पैरासीटामोल दे दिया, कुछ एंटीबायोटिक दे दिया, तो इन्फेक्शन क्योर हो गया। बट ये जो क्योर वर्ड जो होता है, ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हार्मोन एंड जेनेटिक दो ही फैक्टर है जो कि 90% आपका हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करता है। जेनेटिक जिन लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हार्मोन जो है हम उसको, जो हार्मोन जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट हम उसको कम्प्लीटली शट डाउन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, ये हमारे बॉडी के सर्वाइवल, वाइटलिटी, सेक्सुअल फंक्शन, ये सब के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी ट्रीटमेंट है आपको, उसमें क्या होगा कि आपकी बॉल्डनेस रुक जाएगी, और आपके जहाँ पे रीग्रोथ नहीं हुआ है उसमें रीग्रोथ हो जाएगा। बट इसमें जो ट्रीटमेंट होता है ब्रॉडली हम उसको दो तरह का ट्रीटमेंट में डिवाइड करते हैं, वन इज मेडिकल मैनेजमेंट और मेडिकेशंस, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट जिसको हम कॉमनली बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन। पहले हम बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो जो डीएसटी होता है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो डिपेंडिंग जो 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 भी हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, कुछ ओरल मेडिकेशंस हैं, हम ब्रॉडली, और
कुछ अप्लाई करने के लिए होता है और कुछ एसेसरी ट्रीटमेंट्स होते हैं या फिर प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो जितने भी ट्रीटमेंट है सब में से जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है दैट इज फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड क्या होता है, जो डीएसटी है उसको, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसके आपके हेयर के ऊपर ब्लॉक कर लेता है। तो उसमें क्या होगा, फिर आपके जो ऑनगोइंग प्रोसेस है बॉल्डनेस की वो रुक जाएगी। सेकंड है कि जो थिनिंग है उनके थिकनेस इंप्रूव हो जाएगा, और जो हेयर है जिनका स्लो ग्रोथ हो रहा है, जो कि डोर्मेंट स्टेज में है, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो रूट को स्टिमुलेट करता है, सो दैट क्या होता है कि आपका फिर रीग्रोथ हो जाता है। तो जो एरिया में थोड़ा स्कैल्प विजिबल हो रहा है तो वहाँ पे रीग्रोथ हो जाएगा, फिर आपकी डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेडिकेशन 1 मिलीग्राम टैबलेट में आता है, रोज एक टैबलेट लेना होता है। अगर ये मेडिसिन के बारे में मैं और कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नेट में इस मेडिकेशन के बारे में सर्च करेंगे तो आपको कई सारे साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। तो सब फिर क्या होता है, लोगों साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर वहीं पे आगे से मेडिकेशन नहीं लेते हैं। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जो साइड इफेक्ट्स जो होता है यूजुअली जो हम ज्यादा कंसर्न होते हैं सेक्सुअल रिलेटेड साइड इफेक्ट। ओके। बट पहले ये जानना चाहिए कि ये साइड इफेक्ट जो होता है ये कितना कॉमन है। अगर मान लो किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो वेदर इट इज परमानेंट या फिर ये टेम्परेरी है। तो हम जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए जो मेडिकेशन देते हैं दैट इज 1 मिलीग्राम। तो ये मेडिसिन हम अप टू 5 मिलीग्राम तक भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो 1 मिलीग्राम जो होता है वेरी स्मॉल डोज है। तो इतना स्मॉल डोज में यूजुअली जो साइड इफेक्ट होता है बहुत रेयर होता है। अगर हम 100 लोगों की बात करेंगे 100 में से 1 या 2 लोगों को हो सकता है, तो 1 और 2%। अगर हम अपोजिट दूसरे तरीके से सोचें मतलब 98% लोगों में कोई भी इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड, मान लो आप वही 1 या 2% ग्रुप में हो, आपको साइड इफेक्ट हो गया। तो साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे लिबिडो कम होना, इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, इजैकुलेशन जल्दी हो जाना, कुछ लोगों को जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, मसल पेन होता है, मूड होना। तो इस तरह का जो साइड इफेक्ट अगर 1 और 2% में हो जाता है। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक बार आप ये मेडिसिन को स्टॉप कर दें, एक फिर नेक्स्ट 2 to 3 वीक से जब आपके बॉडी से ये ड्रग बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा, फिर आपको इस तरह का साइड इफेक्ट ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। ये कोई परमानेंट साइड इफेक्ट होना, इनफर्टिलिटी होना, इस तरह का चीजें नहीं होगा। तो सबसे पहला ये तो रेयर है। दूसरा होता है कि ये साइड इफेक्ट होता है जो होता है कि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। थर्ड ये होता है कि अगर मान लो किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो एक तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल हो गया। तीसरा होता है कि ऐसे नहीं कि आज के टाइम में आप बिल्कुल नॉर्मल है, 5 साल 10 साल के बाद लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऐसे होगा, ये नहीं। अगर आपको साइड इफेक्ट होना है तो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। ठीक है, तो उसका दूसरा ये तरीका होता है कि अगर हम किसी को साइड इफेक्ट हो गया, अभी कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं कि उसको हम लो डोज में शुरू करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डोज है 1 मिलीग्राम वंस डेली, तो उसको हम अल्टरनेट डे पे शुरू करते हैं, ट्वाइस डे पे शुरू करते हैं। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम लो डोज में शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो साइड इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल, जिसको हम मेडिकल टर्म में नसीबो इफेक्ट बोलते हैं। मान लो आप कोई मेडिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स मतलब कुछ नेगेटिव इंप्रेशन है मेडिकेशन के बारे में, जब आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं फिर आप साइकोलॉजिकली इस तरह का साइड इफेक्ट को एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल जो साइड इफेक्ट होता है वो काफी रेयर है, ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, और हमारे पास इसका एक लॉन्ग टर्म सेफ्टी है हमारे पास। मतलब 10-15 साल पेशेंट्स ले रहे हैं, उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, तो आपको इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। अगर आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ये फिनास्ट्राइड मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर रहा है तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आपके गंजापन, आपके बॉल्डनेस को रोकने के लिए। दूसरा होता है एक मिनोक्सिडिल करके लोशन आता है, तो उसको भी हम सजेस्ट करते हैं। मिनोक्सिडिल इज बेसिकली क्या होता है, एक वेजोडाइलेटर मतलब ये आपके जो रूट है उसको ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे हम कभी कहीं पे प्लांट करते हैं, जैसे हम उसको पानी देते हैं, इस तरह का ये भी है कि जैसे ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, तो जो हेयर जो है जो कि स्लो ग्रो कर रहे हैं, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उनका ग्रोथ जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मिनोक्सिडिल ये भी काफी इफेक्टिव है। तो यूजुअली फिनास्ट्राइड एंड मिनोक्सिडिल ये दो ही मेडिकेशन है जो कि FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है फॉर दिस जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए।
तो कॉम्बिनेशन में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। कुछ कुछ लोगों को मिनॉक्सिडिल के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि स्कैल्प में ड्राइनेस होना, फ्लेकिंग्स होना, इचिंग होना। तो ये मिनॉक्सिडिल क्या होता है, दो तरह का फॉर्मुलेशन में आता है, एक अल्कोहल बेस, वाटर बेस। अगर आपको जो कन्वेंशनल मिनॉक्सिडिल में इस तरह का साइड इफेक्ट्स हो रहा है तो फिर आपको वाटर बेस यूज करना चाहिए। यूजुअली जो लोगों को ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों को इस तरह का इशू होता है, तो फिर अगर आप वाटर बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। यूजुअली वंस और ट्वाइस हम लोग सजेस्ट करते हैं। स्कैल्प में आपको अप्लाई करना होता है, रूट में, और हल्का सा मसाज करना होता है। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि कुछ एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में जो हमें हेयर के लिए जरूरत है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है प्रोटीन। तो आपके डाइट जो है बिल्कुल प्रोटीन रिच होना चाहिए। मान लो आपके बॉडी का वेट है 50 kg, तो 0.8 ग्राम पर केजी, मतलब आपको एक दिन में 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन में क्या क्या है, एग वाइट, फिश, चिकन। अगर आप नॉनवेज नहीं ले रहे हैं तो फिर वेज में पनीर, स्प्राउट्स, सोयाबीन, दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब जो होते हैं प्रोटीन रिच होते हैं। तो आपको, आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आपके जो डेली रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम पर प्रोटीन पर केजी जो है, तो आपको लेना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, बायोटीन। तो ये भी कुछ सारे कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि ये कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। तो जो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो मेडिसिन के साथ साथ ये आपको सप्लीमेंट जो है वो भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इसके साथ जरा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो ट्रीटमेंट, जैसे फर्स्ट इज पीआरपी। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हम क्या करते हैं कि आपके बॉडी से अराउंड 20 to 30 ml ब्लड लेते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें कुछ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे हम कहीं पे प्लांट लगाते हैं जिसमें उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि उनका ग्रोथ प्रॉपर हो, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले। तो बिल्कुल ये ऐसे ही हुए जैसे पीआरपी है, कि उसमें हम जो पीआरपी को हम क्या करते हैं, हम उसको जो रूट लेवल पे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने से क्या होता है, तो उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स मिलता है। तो वो भी जो थिनिंग रूट है, जो डाइंग रूट है, जो कि प्रॉपर से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। ठीक है, तो फिनास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, प्रोटीन डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दिस मल्टीविटामिन्स एंड पीआरपी। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपके ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, रीग्रोथ आएगी, तो आपकी अल्टीमेटली डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया कि इसको हम क्योर नहीं बोलते हैं, इसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो ये मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना है। कैसे कैसे कंटिन्यू करना है वो आपको डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद वो आपको बताएंगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेडिसिन आपको लंबे टाइम लेने से ही फायदा होगा। और कोई भी ट्रीटमेंट आप हेयर के लिए ले रहे हैं, ये बहुत जानना जरूरी है कि जैसे मान लो आपको बुखार हो गया, आपने पैरासीटामोल ले लिया, आपको कोई दिन 1 घंटे के अंदर आपको इफेक्ट आ जाए, बट हेयर में ऐसे नहीं होता है। हेयर एक स्लो ग्रोइंग ऑर्गन है। तो कोई भी इफेक्ट आने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 हफ्ता, यानी कि 1 से 1.5 महीने की दवाई लेनी पड़ेगी, तब आपको कुछ इफेक्ट आना शुरू होगा। इफेक्ट इन द सेंस कि पहले आपको ये लगेगा कि आपको हेयर फॉल जो है वो कम हो गया, फिर रीग्रोथ। अगर हम प्रॉपर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो ये मेडिकेशन आपको 3 से 6 महीने तक लेना चाहिए। फिर आपको प्रॉपर असेसमेंट हो जाएगा, प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है, आपको स्ट्रेस कम करना है, आपको हेल्दी डाइट्स लेना है। स्मोकिंग की वजह से भी काफ़ी हेयर फॉल होता है। अगर आप चेन स्मोकर हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपको ये कोशिश रहना चाहिए कि उसको जितना से कम करें, या फिर अगर अच्छा रहेगा तो बेटर कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग की वजह से काफ़ी लोगों को हेयर फॉल होता है। अगर आप ऑलरेडी हेयर फॉल फेस कर रहे हैं तो फिर आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। तो ये है कि मतलब मेडिकेशंस, कुछ प्रोसीजर्स हैं और प्रिवेंशन। तो आपको ये सब प्रॉपरली फॉलो करना है, मेडिकेशंस लेना है, और डेफिनेटली आपका हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाएगा।
इसमें कोई भी घबराने वाली बात है नहीं, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। और हमारे पास हर इस ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और हमारे पास कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ये प्रॉपर गाइडेंस में जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उसी हिसाब से आप कीजिए। सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। मार्केट में जो कॉस्टली प्रोडक्ट कोई कई सारी चीज़ें अवेलेबल हो रहे हैं उसके ट्रैप में मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है ये सबके लिए सेम है। आपका जो कंडीशन है, आपका कितना एग्रेसिव बॉडनेस है, आपका कौन से स्टेज में है, उसी हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? आपके डॉक्टर। तो इसको जो क्वालिफाई इसके जो होता है, जो कि आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनको हेयर के बारे में उसमें काफी अच्छे नॉलेज होते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। ओके। तो क्या ये परमानेंट रहता है और उसके लिए फिर कोई लॉन्ग टाइम बाद में कोई हार्म हो या फिर उसके साइड इफेक्ट वगैरह हो, तो ऐसा भी कुछ बाद में साइड रहता है? इफेक्ट तो मेडिकेशंस, साइड इफेक्ट जो है कि मेडिकेशंस के बारे में तो आपको बता दिया, ये जो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है, दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट हम तब करते हैं जब आपकी बॉल्डनेस जो है एक स्टेज में चला गया है जहाँ पे आपकी बिल्कुल रूट ही नहीं है, बिल्कुल स्कैल्प विजिबल हो रहा है, तो उसमें फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि जब रूट ही नहीं है तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली क्या हम करते हैं, जो हमारे स्कैल्प है ये दो डिफरेंट जोन है। तो कोई भी एक किसी बॉल्डनेस है, तो अगर सामने से पीछे तक नहीं है, बट उनका देखना है कि पीछे का जो एरिया है यहाँ पे कभी बाल नहीं जाते, तो ये जो एरिया है उसको हम डोनर एरिया और परमानेंट जोन बोलते हैं। तो ये हेयर जो है, ये हार्मोन जो डीएसटी के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसकी वजह से नहीं गिरते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, जो परमानेंट हेयर है उसको हम, जो बॉल्ड एरिया है उसमें हम प्लांट करते हैं। तो ये जो तरीका होता है ट्रांसप्लांट करने का, तो ग्राफ्ट को जो एक्सट्रैक्ट करके सामने लगाना, वो बेसिस पे हम दो तरह का ट्रांसप्लांट होता है। वन इज एफयूटी फॉलिकुलर, उसमें क्या करते हैं, एफयूटी में हम क्या करते हैं, पीछे से एक स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप लेने के बाद फिर उसको हम इंडिविजुअल ग्राफ्ट को एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके फिर वहाँ पे प्लांट करते हैं। दूसरा जो टेक्निक होता है एफयूई और फॉलिकुलर यूनिट एक्सcision। फॉलिकुलर यूनिट एक्सcision में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल रादर देन स्ट्रिप हम इंडिविजुअल फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये ज्यादातर लेस इन्वेजिव प्रोसेस है। एफयूटी में एक लीनियर स्कार आता है, थोड़ा डाउन टाइम होता है, कुछ लोगों को स्कार जो स्टिच है उसमें पेन होता है। बट एफयूई क्या होता है, उसमें जैसे इंडिविजुअल फॉलिकल को हम रिमूव करते हैं तो कोई स्कार नहीं होता है। होते हैं बट बहुत माइनर माइक्रो स्कारिंग होते हैं, जैसे 0.8 0.9 मिलीमीटर के स्कार्स होते हैं, जो कि जब आपके हेयर ग्रो करेंगे तो लंबे हो जाएंगे तो ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, विजिबल नहीं होते हैं और कोई बड़े स्कार नहीं होते हैं, तो कोई डाउन टाइम नहीं होता है उसमें। बट ऐसे हम देखेंगे तो एफयूटी एफयूई जो है दोनों बोथ आर सेम टेक्निक, बोथ आर गुड टेक्निक। और डिपेंड करता है कि आप जो सर्जन है किसमें इसमें किसी का एक्सपर्टीज ज़्यादा है तो उसी हिसाब से, बट बोथ आर गुड टेक्निक। और आज के टाइम में जैसे हम लोग का ये जो है रिफाइन हुआ है, बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन आए हैं, मैग्निफिकेशन आए हैं, गुड क्वालिटी पंचेस आए हैं, तो जो हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। तो अगर आपको गंजापन मतलब ट्रांसप्लांट से पहले किसी ने नहीं देखा होगा, तो अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो आज के टाइम में इतना नेचुरल हो रहा है कि कोई मार्कआउट नहीं कर पाएगा कि आपने कुछ प्रोसीजर्स किया है, ठीक है, तो ये काफी सेफ है। ओके। तो डॉक्टर मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट होता है और क्या उसके बाद में उसमें हम्म, मेडिकेशंस वगैरह रेगुलर रहती हैं या हम स्टॉप भी कर सकते हैं उसको? अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हमारे पास ट्रांसप्लांट करने के लिए आता है तो कुछ लोगों को ये माइंड में ये होता है कि हम हर जिंदगी भर लंबे टाइम के लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसप्लांट कर दो। बट एक चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसप्लांट करना और मेडिसिन लेना ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। मान लो जो एक्सटेंड ऑफ बॉल्डनेस होता है, तो हम जैसे मैंने बताया ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 होता है। मान लो आपका बस फ्रंट में इन्वॉल्व हुआ है, आपका ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, पीछे का एरिया जो है बिल्कुल नॉर्मल है और आपका एज है 26 ईयर्स, मतलब 30 से नीचे है।
आज हमने क्या किया कि पीछे से लेके आपके जो फ्रंट का एरिया जो है वहां पे हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, बट पीछे का जो एरिया है वहां पे तो हमने नहीं किया। बट ये जो बॉल्डनेस जो है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। आज आप जो अगर आप ग्रेड 3 में हो, डाउन द टाइम 2 इयर्स 3 इयर्स आप ग्रेड 6 ग्रेड 7 में पहुंच सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट का आपका जो गंजापन को प्रोग्रेस करने में, प्रिवेंट करने में उसका कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट सामने सामने किया और आप मेडिसिन नहीं लिया, उसमें क्या होगा, वहां पे फिर आपका बॉल्डनेस होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको दोबारा फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ये एरिया में, पीछे का एरिया। दूसरी बात ये है कि हमने ये नोटिस किया है कि जो यंग एज में हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं, यंग एज मतलब बिलो 30 में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये जो पीछे का हम डोनर एरिया देखते हैं ये एक रिलेटिव एरिया है जो आज के टाइम में हमें इतना चौड़ा दिख रहा है। आज नेक्स्ट 2 साल 3 साल में बाद इसका साइज ये नीचे से थिनिंग होता है, ऊपर से भी थिनिंग होता है। तो जो ऊपर और नीचे का एरिया जहाँ से हमने ग्राफ्ट लिया था वो एरिया में जाके क्या होता है कि आगे जाके थिनिंग हो सकता है। दूसरा ये होता है कि लॉन्ग टर्म थिनिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड हेयर। तो इसको तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये बॉल्डिंग एरिया है, ये पीछे का एरिया जो है ये परमानेंट हेयर है। बट ऐसे होता है कि ये परमानेंट हेयर को जब हम यहाँ पे भी लगाते हैं तो ये बॉल्डिंग एरिया का भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं 1 साल के बाद आपके पूरा रिजल्ट आ जाता है। फिर क्या होता है कि 1 साल के बाद फिर आपको लगेगा कि जैसे ट्रांसप्लांट के 1-2 साल के बाद फिर आपको लगेगा कि आपके ट्रांसप्लांट जो हेयर है उसके वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ये इसीलिए कम हो रहे हैं कि यहाँ पे जो हार्मोन की इफेक्ट है वो भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसे नहीं होगा कि आप पहले गंजे थे फिर 2 साल के बाद फिर दोबारा एकदम से गंजे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। बट इनिशियली जो 1 साल के बाद जो आपने ट्रांसप्लांट की वजह से जो वॉल्यूम अटेंड किया था वो आपको लगेगी थोड़ा कम हो रहा है। तो ये जो लॉन्ग टर्म थिनिंग है ये ज्यादातर हम यंग एज जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें हम एनकाउंटर करते हैं। अगर आप फिनास्ट्रेट मेडिकेशंस को ऑन एंड अप लो डोज में लेते रहेंगे तो फिर आपके साथ ये लॉन्ग टर्म जो थिनिंग है ट्रांसप्लांट हेयर का ये नहीं होगा। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है इसका वॉल्यूम जो है बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और डेफिनेटली अगर ये फैक्टर हम कंसिडर करेंगे तो फिर ये हम बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेड जो है डेंसिटी जो है ये परमानेंट है। कुछ कुछ ये होता है कि फिजियोलॉजिकल थिनिंग, मान लो कोई 30 इयर्स का है, उसका किसी को बॉल्डनेस नहीं है, उसका 30 इयर्स में जितना वॉल्यूम है 40 इयर्स में कम होता है, 50 इयर्स में कम होता है, 60 इयर्स में कम हो जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि वो वाला फेज आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ हो सकते हैं। मान लो आज के टाइम में ये 100% है, 10 साल के बाद ये हो सकता है कि आपका 90% या 85% हो जाएगा, बट 100% से जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स है। तो उस टाइम थोड़ा वक्त डेंसिटी कम हो सकता है बट बैक टू जीरो ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपका ट्रांसप्लांट के साथ साथ आपको मेडिसिन लेना है। मेडिसिन क्यों लेना है? आपके जो फर्दर बॉल्डनेस जो है प्रोग्रेस होगा उसको प्रिवेंट करना है, और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के जो वॉल्यूम है वो भी मेंटेन रहे। ये दोनों चीजों के लिए आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। तो सर्जरी प्लस मेडिसिन एक कंबाइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। और एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ये एरिया कंप्लीटली बॉल्ड नहीं होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल क्लीन स्किन है, उसके अंदर भी कुछ एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं। मान लो एक एरिया में 20% हेयर है, वो 20% एरिया में हमने 40% या 50% ऐड कर दिया, क्योंकि हर बार हमारे जो कोशिश होते हैं डेंसिटी का 50% से ज्यादा हो जाए, आपकी जो ओरिजिनल डेंसिटी था उससे 50% से ज्यादा हो जाए, सो दैट ये जो हेयर है वो आपके स्कैल्प को कवर कर लेगा, बॉल्डनेस नहीं होगी, लाइट डायरेक्टली पास नहीं होगा। तो जैसे आपने 20% आपके पास एग्जिस्टिंग हेयर है, हमने 40 ऐड किया और आपने मेडिसिन नहीं लिया, तो फिर क्या होगा, जो 20% एग्जिस्टिंग हेयर है वो तो नॉर्मल बॉल्डनेस प्रोसेस की वजह से थिनिंग होगा। तो फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर आपको लगेगा, जो जैसे आपके एग्जिस्टिंग हेयर सब कुछ चले जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि आपके ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ और आपके डेंसिटी कम हो गया। तो आपकी जो डेंसिटी कम हो गया वो इसी वजह से हुआ कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो बॉल्डनेस की प्रोसेस में चले गए, ऐसे नहीं कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर चले गए। तो
अगर किसी को एग्जिस्टिंग हेयर है तो मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। तो ये सब फैक्टर्स है, ये सब चीजें आपके माइंड में होना चाहिए बिफोर जब आप कोई ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट कितने टाइम बाद आता है, या हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए ट्रांसप्लांट के बाद में? डेफिनेटली ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। तो जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं जो डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो जो ग्राफ्ट्स होते हैं 2 हफ्ते तक, मान लो आज के दिन में आपका ट्रांसप्लांट हुआ, 2 हफ्ते तक ग्राफ्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। 2 हफ्ते के बाद क्या होता है, आपके शेडिंग फेज शुरू होता है। शेडिंग फेज मतलब जैसे मान लो ये ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट के जो नीचे का जो रूट है वो रहेगा, बट अपर पोर्शन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आता है कि फिर रूट से एक नया ग्रोथ होता है, नया हेयर की ग्रोथ होता है। तो ये जो शेडिंग फेज है, ये शेडिंग फेज 2 हफ्ते से 3 महीने तक होता है। जब इस इनिशियल 2 हफ्ते में आपको थोड़ा फुल, जैसे आपने हेयर को पूरा ट्रिम किया है उस तरह का दिखता है। जैसे फिर शेडिंग फेज आना शुरू होगा, फिर आपको पैची पैची एरिया में बोल्ड एरिया जैसे दिखेगा, जैसे यहाँ पे हेयर नहीं है। क्योंकि जो शेडिंग फेज होता है, ऐसे नहीं कि मान लो हमने 3000 ग्राफ्ट प्लांट किया तो एकदम से 3000 ग्राफ्ट शेडिंग फेज में चले गए, ऐसे नहीं होता है। ये फेज बाय फेज में जाता है। तो आपको लगेगी कहीं पे बाल कम है, कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे कम है, तो पैची पैची ऐसे लगेगा। कई सारे लोग इसी फेज में थोड़ा घबरा जाते हैं कि मतलब ऐसे तो नहीं हो कि मेरे बाल चले गए। ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये शेडिंग फेज जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ये शेडिंग फेज आपको 3 महीने तक चलेगा। तो 3 महीने तक आपको डेंसिटी के बारे में कोई भी मतलब लेके उसमें थोड़ा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं चाहिए कि ये 3 महीने तक, फिर जैसे आपका शेडिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर धीरे 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 आपका ग्रोथ आना शुरू होगा। 5-6 मंथ्स में आपको 50-60% ग्रोथ हो जाएगा उसमें एरिया में। एक हेयर लाइन एरिया जो है वहाँ पे एक आउटलाइन बन जाएगा, आपको एक विजिबल रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा 5-6 मंथ्स में 50-60%। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 ये जो ग्रोथ जो होता है आगे और होता है। 9 to 12 मंथ्स में यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पूरा ग्रोथ आ जाए। बट कुछ बायोलॉजिकल वेरिएशन होता है, कुछ लोगों को थोड़ा अर्ली ग्रोथ आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा लेट ग्रोथ आता है। बट रीजनेबल टाइम जो होता है 9 to 12 मंथ, जब हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें कब फुल रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद फिर प्रॉपर ग्रोथ आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी को अगर एडवांस ग्रेड बॉल्डनेस है, जहाँ पे हमें एरिया कवर करने के लिए ज्यादा चाहिए और हमारे पास उस हिसाब से डोनर नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये स्कैल्प को छोड़ के फिर हम बियर्ड लेते हैं। बियर्ड के ग्रोथ जो होता है यूजुअली स्कैल्प से थोड़ा कम होता है। तो हम जब बियर्ड लगाते हैं तो ये मिड एरिया जो है वहाँ पे हम स्कैल्प के साथ मिक्स करके लगाते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा खाली दिखता है कि बाकी एरिया में नॉर्मल ग्रोथ आ गए, बट यहाँ पे नहीं आए। तो इसी वजह से होता है कि बियर्ड के थोड़ा स्लो ग्रोथ आता है। बट विथ टाइम 1 साल के अंदर मोटा मोटा होके फिर 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट आपका पूरा ग्रोथ आ जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। 1 साल तक जब आपके पूरा ग्रोथ आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हेयर के 3 फेजेस होते हैं, एनाजेन, कैटेजेन और टीलोजेन, ग्रोथ, रेस्टिंग एंड स्लो फेज। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद 100 आउट ऑफ 100 हेयर जो होते हैं सबके सब ग्रोथ फेज में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनाजेन फेज। बट नेचुरली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि हेयर के एक साइकिल होता है। तो ये जो हेयर है उसके बाद फिर जब 1 साल के आसपास फिर हेयर का नॉर्मल साइकिल आना शुरू होता है। इसका मतलब अगर हम पूरा 100 हेयर्स देखते हैं उसमें 85% ग्रोइंग फेज में होते हैं और 10-15% जो होते हैं रेस्टिंग शेडिंग फेज में होते हैं। तो हम नेकेड आई में जो रेस्टिंग शेडिंग फेज के जो हेयर है उसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से जब 1 साल के बाद जब नॉर्मल साइकिल आना शुरू होता है, फिर ऐसे होता है कि हमें लगता है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसके वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है। ये इसीलिए कम हुआ है, इसको इसीलिए कम हुआ है क्योंकि 10-15% जो है उनका नॉर्मल शेडिंग रेस्टिंग फेज चल रहा है, बाकी 85% जो ग्रोइंग फेज में है इसको हम देख सकते हैं। इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनाजेन रीसिंक्रोनाइजेशन। मतलब पहले सब ग्रोथ थे, फिर उनका नॉर्मल साइकिल आना शुरू हुआ। सर थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक बाकी यू। आई थिंक जो हमने वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफी हेल्प रहेगा। तो बाकी आगे और कुछ डाउट्स है तो
we can answer it directly. Yes. Thank you. Thank you.